पिछली 2 कड़ियों में हमने मूथा नैणसी द्वारा लिखित ख्यात तथा पद्मनाभ द्वारा लिखित कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथों के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा अथवा सताई के जालौर के राजकुमार वीरमदेव पर आसक्त होने तथा वीरमदेव द्वारा शहजादी से विवाह करने से मना कर दिए जाने पर शहजादी की धाय गुल बहिश्त के नेतृत्व में दिल्ली की सेना द्वारा जालौर पर आक्रमण किए जाने की चर्चा की थी। पद्मनाभ तथा नैणसी द्वारा उल्लिखित इन घटनाओं का तत्कालीन फारसी तवारीखों में उल्लेख नहीं है, इसलिए डॉक्टर के.एस. लाल ने इन घटनाओं को कपोलकल्पित माना है, किंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तथा सुखवीर सिंह गहलोत आदि कतिपय आधुनिक इतिहासकारों ने इन तथ्यों को सत्य घटना के रूप में स्वीकार किया है। आधुनिक काल के इन लेखकों का कहना है कि चूंकि पद्मनाभ ने फिरोजा को वीरमदेव से प्रेम होने तथा सुल्तान द्वारा शहजादी की धाय गुल बहिश्त को सेना के साथ जालौर भेजे जाने की बात लिखी है, इसलिए इन तथ्यों को सत्य माना जाना चाहिए। इन लेखकों के अनुसार पद्मनाभ का कानड़देव प्रबंध इसलिए अधिक विश्वसनीय है क्योंकि वह फरिश्ता तथा हाजी उद्दबीर आदि के ग्रंथों से पहले लिखा गया है। आधुनिक काल के इन लेखकों के अनुसार शहजादी फिरोजा का वीरम से प्रेम होना तथा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शहजादी की धाय गुल बहिश्त को सेना के साथ जालौर भेजना आदि घटनाएं अस्वाभाविक नहीं हैं। समसामयिक फारसी तवारीखों में इन घटनाओं का वर्णन नहीं होने से ये घटनाएं असत्य सिद्ध नहीं हो जाती। आधुनिक काल के इन लेखकों के अनुसार डॉक्टर के.एस. लाल का एक महिला द्वारा तुर्की सेना के नेतृत्व में संदेह किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन से पहले रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ चुकी थी, जिसने 4 वर्ष तक शासन और सैनिक नेतृत्व किया था। पद्मनाभ, मूथा नैणसी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा तथा सुखवीर सिंह गहलोत भले ही फिरोजा की एक तरफा प्रेम कथा की सत्यता से सहमति व्यक्त करें, किंतु अन्य ऐतिहासिक घटनाक्रमों के आधार पर यह प्रेम कथा असत्य जान पड़ती है। यहाँ तक कि मूथा नैणसी की ख्यात के संपादक डॉक्टर मनोहर सिंह राणावत ने भी इस प्रेम कथा को असत्य माना है। मेरे अपने विचार में भी फिरोजा अथवा सिताई की प्रेम कथा का वर्णन उतना ही असत्य है जितना कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग के भीतर जाकर दर्पण में महारानी पद्मिनी का चेहरा देखना और महारानी पद्मिनी का अलाउद्दीन के शिविर में जाकर रावल रतन सिंह को छुड़ाना। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के जालौर अभियान के संबंध में मिलने वाले अन्य घटनाक्रम की चर्चा करेंगे। हमने अपनी पिछली कुछ कड़ियों में उस घटनाक्रम की चर्चा की थी जब ईस्वी 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने अनिलवाड़ा के राजा कर्ण बघेला पर अभियान किया था। तब जालौर के चौहान शासक ने खिलजी की सेना को जालौर से होकर नहीं जाने दिया था। तभी से अलाउद्दीन खिलजी के जालौर के चौहानों से संबंध तनावपूर्ण चल रहे थे। इसके बाद जब ईस्वी 1301 में गुजरात से लौटते समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना जबरदस्ती जालौर राज्य में घुस गई, तब जालौर की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को मारकर अपने राज्य से निकाल दिया था। तब ये संबंध और अधिक बिगड़ गए थे। इतना ही नहीं, चौहानों ने उन नव मुस्लिमों अर्थात महमा शाह आदि मंगोलों को भी जालौर राज्य में शरण दी थी, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से वह धन छीन लिया था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात से लूटा था। यही सब वे कारण थे जिनके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने ईस्वी 1305 में
जालौर के लिए अभियान किया। यदि जालौर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध के ये कारण उत्पन्न नहीं हुए होते तो भी यह माना जाना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर, चित्तौड़ एवं मालवा के राजपूत राज्यों को नष्ट करने के बाद जालौर राज्य पर अवश्य ही आक्रमण करता, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का लक्ष्य तो संपूर्ण भारत पर अधिकार करने का था। अभी अनिलवाड़ा को नष्ट किया जाना बाकी था, क्योंकि कर्ण बघेला ने फिर से अनिलवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली से अनिलवाड़ा जाने के लिए जालौर होकर जाने वाला मार्ग सबसे छोटा, सुगम एवं सीधा था। इस मार्ग को अपने अधिकार में करना अलाउद्दीन खिलजी के लिए आवश्यक था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि पहले की पराजय को विजय में बदलने की महत्वाकांक्षा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालौर के अंतिम आक्रमण का एक कारण हो सकती है, क्योंकि जब तक जालौर का पतन नहीं होता तब तक जालौर के चौहान खिलजी सेना के दक्षिण अभियानों में बाधक सिद्ध हो सकते थे, जबकि भारत के दक्षिणी प्रदेशों पर राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए जालौर का दुर्ग दिल्ली के लिए सैनिक दृष्टि से उपयोगी हो सकता था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार उत्तरी भारत के अन्य दुर्गों को, जिनमें चित्तौड़ तथा रणथंभौर आदि प्रमुख थे, तुर्की सत्ता के सैनिक अड्डे बनाए रखने के लिए जालौर की स्वतंत्रता को समाप्त करने की सुल्तान की दृढ़ता भी अंतिम आक्रमण का कारण माना जाना चाहिए। उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री में भी लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी जालौर के राय की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर सकता था। कुछ इतिहासकार ईस्वी 1305 में जालौर अभियान किया जाना मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार ईस्वी 1311 में अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर अधिकार होना मानते हैं। मूथा नैणसी की ख्यात के संपादक डॉक्टर मनोहर सिंह राणावत ने 12 अप्रैल 1312 को खिलजी द्वारा जालौर दुर्ग पर अधिकार किया जाना माना है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने ईस्वी 1314 में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालौर के विरुद्ध सेना भेजी, जिसमें कान्हड़ देव परास्त हो गया और जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन का जालौर अभियान ईस्वी 1305 में आरंभ हुआ एवं ईस्वी 1314 में जाकर पूरा हुआ। इस प्रकार अलाउद्दीन का जालौर अभियान आरंभ होने एवं जालौर दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार होने के बारे में अलग अलग तिथियां मिलती हैं, जिनमें 6 साल से लेकर 9 साल तक का लंबा अंतराल है। ईस्वी 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान भी हुआ, जो इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवश्य ही सिवाना अभियान जालौर अभियान से पहले हुआ था तथा 2 साल तक अर्थात 1310 तक चला था। सिवाना अभियान के पूर्ण होने पर ही जालौर दुर्ग का अभियान किया गया था। क्योंकि सिवाना अभियान जालौर अभियान की ही एक कड़ी है, इसलिए यह माना जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जालौर अभियान ईस्वी 1308 में आरंभ होकर ईस्वी 1311 में पूरा हुआ। अगली कड़ी में देखिए, सिवाना के राजा सातल देव का विशाल शरीर देखकर अलाउद्दीन खिलजी हैरान रह गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।